Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. जैसे आपको नॉर्मल ड्राइंग करने के लिए एक शीट और कुछ टूल्स जैसे पेंसिल, रबड़ या प्रकार या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत रहती है, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास होम टैब पे काफ़ी सारे टूल दिए गए हैं जिससे हम ड्राइंग कर सकते हैं। अब यदि यहाँ ध्यान दें तो होम टैब में काफ़ी सारे ग्रुप्स शामिल हैं। क्लिपबोर्ड जिसके अंदर कट कॉपी पेस्ट है, इमेज जिसमें सेलेक्ट, रिसाइज और रोटेट जैसी कमांड्स हैं, और यहाँ पे टूल सेक्शन है जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिनके साथ मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। शेप्स का सेक्शन अलग से अवेलेबल है और इसी प्रकार से साइज और कलर्स का भी सेक्शन यहाँ पे मेरे पास ग्रुप्स में दिया गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टूल सेक्शन से। किसी भी ड्राइंग को आपको सबसे पहले करने के लिए टूल्स की आवश्यकता रहती है। हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप किसी भी टूल पे माउस रखें तो वहाँ पे उसका नाम भी बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका नाम पेंसिल है और नीचे की तरफ यदि आप देखें तो एक टूल टिप अवेलेबल हो गई है, पेंसिल, जो जानकारी दे रही है। साथ ही वो ये भी जानकारी दे रही है कि यहाँ कि इस टूल को आप किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ड्रा अ फ्री फॉर्म लाइन विद द सिलेक्टेड लाइन विड्थ। आप अपनी लाइन विड्थ के अनुसार पेंसिल को प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा जो माउस का कर्सर है वो पेंसिल की शेप में तब्दील हो गया है। और यदि यहाँ ऊपर टूल्स में भी देखें, जो पेंसिल का आइकॉन है वो प्रेस्ड है, अर्थात नीचे की तरफ दबा हुआ है। इस पेंसिल टूल से मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ अपनी ड्राइंग शीट पे। जैसे यहाँ मैं कुछ भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए मैं आसानी से अपने हाथ को कहीं भी घुमाते हुए फ्री फॉर्म वे में ड्राइंग कर सकता हूँ। जब आप पेंसिल का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे साइज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आप क्लिक करें यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है लाइन का। यदि हम माउस को लाइन के ऊपर रखें तो उसका साइज़ भी बताया जाएगा। जैसे ये 1 पिक्सल है लाइन, ये 2 पिक्सल लाइन है, ये 3 और ये 4। मैं 4 पिक्सल लाइन ले लेता हूँ। अब की बार ड्रॉ करने में देखें जो लाइन है वो थोड़ा सी गाढ़ी और मोटी आ रही है क्योंकि इसका साइज़ 4 पिक्सल हो गया है। साइज़ को मैं कभी भी दोबारा चेंज कर सकता हूँ। अब चाहे तो पेंसिल के साथ किसी कलर का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए बस मुझे पेंसिल टूल को सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ से किसी भी कलर का चुनाव करना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए मेरे पास कलर सिलेक्टेड हो गया है कलर 1 में। अब जब मैं पेंसिल से कार्य करूँगा तो रेड कलर में आएगा। मैं यहाँ इसका साइज़ 4 पिक्सल ले लेता हूँ। ये देखें, मैं एक और कलर यहाँ से ले लेता हूँ। इस प्रकार आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं पेंसिल के साथ और उससे आसानी से ड्राइंग आप कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि आपने कुछ ड्रॉ कर लिया है पेंसिल के साथ और आप उसे कुछ मिटाना चाहते हैं उस ड्राइंग में, तो इसके लिए आपके पास पेंसिल के बिल्कुल नीचे इरेज़र का टूल है। इरेज़र पे क्लिक करते ही देखिए उसका नाम बताया गया है आपको। मैं माउस क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इरेज़र को। अब जैसे ही इस इरेज़र को मैं डॉक्यूमेंट में लाता हूँ तो देखिए मेरे माउस का जो कर्सर है वो इरेज़र जैसी शेप में आ गया है। अब जिस लाइन के ऊपर मैं इस इरेज़र को घुमाऊंगा वो लाइन नीचे से ख़त्म होती चली जाएगी, मिटती चली जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी से हाथ को मूव करके मैं जल्दी से इरेज़र का प्रयोग कर सकता हूँ। इरेज़र का साइज़ भी छोटा बड़ा करने के लिए आप इरेज़र को सिलेक्टेड रखें और यहाँ साइज़ पर जाकर आप 4 पिक्सल का प्रयोग करें तो देखिए इरेज़र का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। फिर से इरेज़र साइज़ छोटा करने के लिए आप किसी भी पिक्सल लाइन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल कर लिया है। इरेज़र टूल का प्रयोग करते समय एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो कलर आपके कलर टूल में रहता है, अर्थात जो बैकग्राउंड का कलर रहता है, इरेज़र टूल उसी कलर में ये जो डॉक्यूमेंट है उसको इरेज करेगा। इसको समझने के लिए हम कलर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे कलर चूज़ कर लेते हैं कलर 2 के लिए। अब जब इरेज़र सेलेक्ट करके मैं कुछ इरेज करने की कोशिश करता हूँ तो आप ध्यान दें जो आपका कलर 2 है उसी में वो इरेज कर रहा है। यदि आप फिर से इसे वापस वाइट कलर में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ड्राइंग शीट का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, फिर से वाइट करने के लिए आप कलर 2 सेलेक्ट करें और वाइट कलर पे क्लिक कर दें। आप देखें फिर से वाइट में इसने साफ करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार से आप इरेज़र टूल का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले से बनी हुई शेप्स में कलर भर सकते हैं। उसके लिए जैसे यहाँ मेरे पास स्क्रीन पे रेक्टेंगुलर शेप अवेलेबल है,
और यदि मैं इसमें रंग भरना चाहता हूँ तो मैं फिल विद कलर टूल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे बस फिल विद कलर टूल को क्लिक करना है। जिस रंग से मैं इस शेप को भरना चाहता हूँ फिर उस कलर को सिलेक्ट करूँगा मैं। जिस कलर को मैं देखिए सिलेक्ट करूँगा वो कलर 1 में सिलेक्ट होता जा रहा है, अर्थात ये जानकारी दे रहा है कलर 1 की इस वक्त हमारा सिलेक्टेड कलर रेड है। जब मैं माउस को फिर से वापस ड्राइंग एरिया में लेके आता हूँ और बॉक्स के बीच में क्लिक करता हूँ तो देखिए रेक्टेंगल बॉक्स बिल्कुल रेड कलर का फिल हो गया है। इस प्रकार से फिल विद कलर का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिल विद कलर को हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, परंतु अब की बार मैं इसकी बाउंड्री को हल्का सा इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने इरेज कर दिया है। अब फिल विद कलर ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। रेड कलर मेरे पास पहले से ही सिलेक्टेड है। जैसे ही फिल करता हूँ अब की बार कलर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे ड्राइंग एरिया में फैल गया है। इसका कारण ये है कि फिल विद कलर बाउंड्रीज के साथ कार्य करता है, क्योंकि यहाँ से इसको जगह मिल गई बाहर जाने की, तो इसलिए कलर जो है आगे की तरफ भी फैला दिया है। अब यदि मान लीजिए मुझे इस पूरी स्क्रीन को साफ़ करना है तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहले सिंपल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। आपके पास सेलेक्ट टूल यहाँ पे उपलब्ध है। मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर सकता हूँ जिस एरिया को साफ़ करना है मुझे, और कीबोर्ड पे बने हुए डिलीट बटन को प्रेस करूँगा। देखिए मेरे पास एरिया साफ़ हो गया है। यहाँ से कुछ एरिया रह गया है तो इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं डिलीट करने के। आने वाले सेशन में हम उन्हें भी साथ साथ सीखेंगे। यहाँ हमने एक और रेक्टेंगुलर शेप का प्रयोग किया है फिल विद कलर को और अच्छी तरह से समझने के लिए। यहाँ यदि आप ध्यान देखें तो सबसे छोटा जो रेक्टेंगुलर है, जो सबसे अंदर की तरफ है, उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है। इसी तरह से उससे अगले वाले रेक्टेंगल में भी कुछ जगह खाली है, और बाहर वाला जो रेक्टेंगल है वो पूरी तरह से बॉर्डर कवर्ड है। यहाँ से मैं फिल कलर ले लेता हूँ और यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि मैं इसको बीच वाले कलर में भरता हूँ, ये सभी रेक्टेंगुलर्स में फैल गया है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे इसको जगह मिल गई है, परंतु यदि आप ध्यान दें तो बाहर वाला जो रेक्टेंगुलर है उससे बाहर कलर नहीं फैला है। उसका कारण ये है क्योंकि इसकी बाउंड्री पूरी कवर्ड है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप फिल कलर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ 2 कलर हैं, कलर 1, कलर 2। जब आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो कलर 1 का प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि आप माउस का राइट क्लिक करें तो देखिए कलर 2 का प्रयोग किया गया है। इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। यहाँ मैं कलर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ। फिर से कलर 1 पे वापस आ जाता हूँ। फिल विद कलर मेरे पास सिलेक्टेड है। यदि मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करता हूँ कलर 1 उसमें फिल हो जाता है, परंतु राइट क्लिक करते ही जो कलर 2 है वो सिलेक्ट हो जाता है और उसी के साथ वो कलर 2 इसमें फिल हो जाता है। इस प्रकार से आप फिल विद कलर का प्रयोग कर सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए। अगला जो टूल हमारे पास अवेलेबल है वो है टेक्स्ट टूल के रूप में। टेक्स्ट टूल का प्रयोग करने के लिए आप केवल टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें और यहाँ नीचे दिए गए किसी भी सेक्शन में आप क्लिक करके उस टेक्स्ट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक पिक्चर्स को यहाँ पेस्ट किया हुआ है और बिल्कुल कॉर्नर में जाकर मैं क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स अवेलेबल हो जाता है डॉटेड बॉर्डर के साथ। बीच में एक कर्सर भी ब्लिंक कर रहा है जो ये जानकारी देता है कि यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। यहाँ मैं टाइप करना शुरू करता हूँ। अब यदि देखें तो मैंने टाइप कर दिया है। आप इस बॉक्स से अभी बाहर मत निकलें, बाहर निकलते ही काफ़ी सारे ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। तो अभी हम इस डॉटेड बॉर्डर बॉक्स को ऐसे ही बना रहने देते हैं। यदि आप यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो टेक्स्ट टूल सेक्शन के अंतर्गत टेक्स्ट टैब एक अलग से अवेलेबल हो गई है जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, साइज़, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यदि मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ अपने टेक्स्ट का तो इसके लिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, इस ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्लिक करूँगा। मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे टेक्स्ट से रिलेटेड, फ़ॉन्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे जिस फ़ॉन्ट पे मैं माउस लेके जाऊँगा उस फ़ॉन्ट के जैसा मेरा टेक्स्ट होता जा रहा है। जिस तरह का टेक्स्ट मैं चाहता हूँ उस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके क्लिक कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं ये टेक्स्ट चाहता हूँ तो जैसे ही मैं इस फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ ब्रिटेनिक बोल्ड पे, तो देखिए मेरे पास ये सिलेक्ट हो गया है। इसके साथ ही मैं अपने टेक्स्ट का साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास नीचे फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है। माउस रखते ही ये जानकारी टूल टिप द्वारा आपके पास अवेलेबल है। फ़ॉन्ट साइज़
जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए माउस जिस साइज़ पे मैं लेके जाता हूँ उस तरह का साइज़ मेरे टेक्स्ट फ़ॉन्ट का हो रहा है। यहाँ मैं 28 साइज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ मेरे पास उसी साइज़ का टेक्स्ट अवेलेबल हो जाता है। इसी के साथ टेक्स्ट को मोटा करने के लिए बोल्ड ऑप्शन है। आप इसे हल्का सा टेढ़ा यानी कि इटैलिक भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट में यू से। इसी तरह से स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, यदि आप क्लिक करें तो बीच में अक्षरों की एक लाइन आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए जिस जगह से मैं जिस ऑप्शन को क्लिक करके ऑन कर रहा हूँ वहीं से उस ऑप्शन को ऑफ भी किया जा सकता है। जैसे बोल्ड क्लिक किया, यहाँ से बोल्ड एनेबल हो गया है, दोबारा यदि मैं क्लिक करूँ तो बोल्ड डिसेबल हो गया है। इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ बैकग्राउंड में आपके पास दो इम्पोर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं, ओपैक और ट्रांसपेरेंट। यदि मैं इसे ओपैक पे क्लिक कर दूं तो देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो गया है, और यदि मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर दूं तो सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, वाइट कलर हट गया है। तो यदि आप अपने टेक्स्ट में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके पीछे वाला हिस्सा या तस्वीर दिखाई दे, तो ट्रांसपेरेंट रखें, अन्यथा आप ओपैक भी कर सकते हैं। आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जिस कलर पे आप माउस लेके जाएंगे वैसा कलर आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं फिर से इसे येलो कर देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ कलर अवेलेबल हो गया है। इस प्रकार से मैं टेक्स्ट ऑप्शंस का प्रयोग करके यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ। जब आपका टेक्स्ट पूरी तरह से फाइनल हो जाता है, अर्थात अपना फ़ॉन्ट सेटिंग्स आप कर लेते हैं, तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से आप यदि बाहर क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल फाइनलाइज होकर उस पिक्चर के साथ जुड़ गया है। अब आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट करने के लिए वो टेक्सचर बॉक्स ज़रूरी है। अब आप दोबारा लिख सकते हैं परंतु इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार आप टेक्स्ट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास उपलब्ध है वो है कलर पिकर के रूप में। ये माउस लेके जाएं तो यहाँ आपको दिखाई देगा। कलर पिकर से आप बनी हुई पिक्चर में से कोई भी रंग ले सकते हैं। कलर पिकर सेलेक्ट करें, आप बनी हुई पिक्चर में आप जिस रंग को आप लेना चाहते हैं उस कलर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं इस ड्रेस कलर को लेना चाहता हूँ, मैं क्लिक कर देता हूँ। वो ड्रेस कलर मेरे पास यहाँ कलर 1 में सिलेक्टेड हो गया है। अब इस कलर को यदि मैं यहाँ बॉक्स में भरना चाहता हूँ तो मुझे फिल विद कलर का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसी प्रकार से दूसरा कलर लेने के लिए फिर से कलर पिकर का प्रयोग करता हूँ मैं यहाँ से, और मान लीजिए अब की बार मैं ये रेड कलर लेना चाहता हूँ। मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ रेड कलर अवेलेबल हो गया है, और क्लिक करते ही आप इसको फिर से फिल कर सकते हैं। कोई भी कलर पिक्चर में से लेकर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कलर पिकर आपके बनी हुई पिक्चर में से कलर्स को उठाता है और फिल करने में आपको मदद करता है। अगला टूल जो हमारे पास अवेलेबल है वो है मैग्नीफायर के रूप में। मैग्नीफायर से आप किसी भी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस बैलून को बड़ा करके देखना चाहता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ ये पिक्चर मेरे पास जूम होके बड़ी हो जाती है। फिर से क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा और जूम बढ़ जाता है। अब साथ साथ नीचे यहाँ भी यदि देखते रहें तो 200% जूम हो गया है। फिर से एक बार क्लिक करता हूँ तो 300%, 400, इस तरह से आप जूम का लेवल बढ़ा सकते हैं और इसको आप जूम के मैक्सिमम लेवल तक लेके जा सकते हैं। यदि आप जूम लेवल को वापस लाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करना शुरू कर दीजिए। राइट क्लिक से जूम लेवल घटता चला जाएगा। नीचे आप यहाँ स्टेटस बार पे जूम स्लाइडर पे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो साइज़ है वो जूम साइज़ जो है वो छोटा होता चला जा रहा है। इस प्रकार मैं ये प्रयोग कर सकता हूँ जूम लेवल को अपनी सुविधा अनुसार। किसी भी पार्ट को या किसी भी एरिया को पिक्चर के मैं बड़ा या छोटा करके देख सकता हूँ। अगला टूल जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ब्रशेस के रूप में। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में काफ़ी सारे ब्रशेस अवेलेबल हैं जिनका प्रयोग करके आप ड्राइंग कर सकते हैं। जिस ब्रश का प्रयोग करना चाहते हैं आप उस ब्रश को क्लिक कर दीजिए। यदि आप नीचे वाले बटन पर क्लिक करें तो काफ़ी सारे ब्रशेस आपको दिखाई देंगे। इनमें से जो ब्रश आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ सिंपल ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही माउस को मूव करता हूँ लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके तो देखिए मेरे पास वो ब्रश काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह से मैं दूसरा ब्रश ले सकता हूँ कोई, और आप ड्रॉ करके इनके डिफरेंस को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एयर ब्रश है तो कुछ एयर ब्रश जैसा इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से अलग अलग ब्रशेस इफेक्ट हैं। आप किस प्रकार का इफेक्ट प्रयोग कर रहे हैं, अगर माउस रखें तो ये आपको उसका नाम भी बताएगा। जैसे ये ऑयल ब्रश है और ये जो क्रेन है, कुछ इस तरह से।
आप चाहें तो ये ब्रश का कलर भी चेंज कर सकते हैं, केवल आपको कलर सेलेक्ट करना है और देखिए यहाँ पे ब्रश जो है अलग कलर में डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है उसने। इस प्रकार से आप अलग अलग ब्रशेस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप, यदि आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा के रखें जो ब्रश का साइज़ है वो बढ़ जाएगा, और यदि कंट्रोल के साथ माइनस का बटन दबा के रखें तो ब्रश का साइज़ कम हो जाएगा। कंट्रोल प्लस दबाने पे मेरे पास ब्रश का साइज़ बढ़ गया है। अब की बार देखिए बड़े रूम में ब्रश प्रयोग कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एयर ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए दूसरा ब्रश सेलेक्ट करने पे, और फिर से यदि मुझे इस ब्रश का साइज़ को छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस का मैं निशान दबाऊंगा, जिससे मेरे ब्रश का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ब्रश साइज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ साइज़ यहाँ पे पहले से डिफाइंड है उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगला ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है शेप्स के रूप में। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो काफ़ी सारी शेप्स पहले से प्री डिफाइंड अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट पेंट ऐप में। यदि यहाँ मैं मोर पैटर्न पे क्लिक करूँ तो कुछ और शेप्स भी दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। मैं इन शेप्स को प्रयोग करके अपनी ड्राइंग बना सकता हूँ। उसके लिए बस मुझे क्लिक करना है, जैसे मैं 5 पॉइंट स्टार को सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे की तरफ आके माउस को लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए मैं ड्रैग करता हूँ, और जितना बड़ा या छोटा ये इमेज बनाना है वहाँ लाके मैं इसको छोड़ देता हूँ। आप देखेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट्स भी इसके आसपास आ गए हैं, जिनसे मैं दोबारा इनको रीसाइज कर सकता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से माउस को कोने पर रखें, 2 मुंह वाला माउस हो जाएगा। अंदर या बाहर की तरफ खींचे तो ये जो पिक्चर है ये जो शेप है ये रीसाइज हो जाएगी। मैं चाहूँ तो इसमें कलर भी फिल कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ सेटिंग्स को करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 सेटिंग्स दी गई हैं, आउटलाइन और फिल। आउटलाइन का अर्थ यहाँ पे इस बॉर्डर लाइन से है। यदि आउटलाइन पे क्लिक करें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। नो आउटलाइन का अर्थ है कि आउटलाइन नहीं दिखाया जाएगा। सॉलिड कलर का अर्थ है कि आउटलाइन में कलर फिल करके दिखाया जाएगा। इसके अलावा ब्रशेस वाले इफेक्ट भी यहाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि वाटर कलर इफेक्ट है या और ऑयल इफेक्ट है। इसी तरह से फिल में भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं नीचे। फिल का अर्थ अंदर भरे हुए कलर से है, जैसे सॉलिड कलर भरने से सॉलिड कलर को अगर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही माउस को यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ किसी भी कलर पे, तो वो कलर अंदर की तरफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। उस कलर के साथ आपका इमेज फिल हो जाता है। मैं किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए मेरे पास अंदर की तरफ ये कलर सिलेक्ट हो गया है। फिल में जाकर यदि मैं नो फिल कर दूँ तो वो कलर फिर से हट जाएगा। इसके अतिरिक्त अंदर वही ब्रश इफेक्ट्स भी आप ले सकते हैं जो ब्रश इफेक्ट्स आपके पास पहले से अवेलेबल हैं। इस प्रकार आप अपनी इमेज में कलर भी भर सकते हैं। आप आउटलाइन के साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फिर से साइज़ पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे साइज़ अवेलेबल है, जो आप साइज़ चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। उससे आगे कलर्स का जो ग्रुप है उसमें कलर्स की जानकारी दी गई है। कलर 1, कलर 2। कलर 1 मुख्यतः ये जो शेप्स हैं इनकी बॉर्डर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और कलर 2 जो है वो अंदर फिल हुआ कलर होता है। इसके अतिरिक्त आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। जब तक आपकी इमेज आपके पास इस बॉर्डर एरिया में सिलेक्टेड है तब तक आप इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। कलर 2 सेलेक्ट करने पे देखिए यहाँ अंदर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। फाइनली जब आपकी ये जो कलर सेक्शन है जब आप फाइनल कर लेते हैं तो बाहर क्लिक करने पे ये कलर्स फाइनल हो जाते हैं। अभी मैं इसको फाइनल नहीं कर रहा। अभी मेरे पास यहाँ पे एडिट कलर के नाम से एक ऑप्शन और अवेलेबल है। मैं एडिट कलर को सिलेक्ट करता हूँ। एक बॉक्स अलग से खुल गया है एडिट कलर्स के रूप में। बेसिक कलर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उसके अलावा कुछ कलर्स यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो कलर आपको चाहिए वो क्लिक करके ऐड टू कस्टम कलर में कर दीजिए। जो कलर आपका सिलेक्टेड है उसकी जगह पे आपके पास ये कलर आ जाएगा। परंतु यदि आप चाहते हैं कोई अपनी मर्जी का कलर बनाना तो इस पैनल पे माउस को मूव करना शुरू कीजिए। नीचे यहाँ देखिए कलर सॉलिड पे जो कलर आप बनाना चाहते हैं वहाँ उस कलर पे जाके माउस को छोड़ दीजिए। अगर आप कलर को हल्का या गाढ़ा यानी कि डार्क या लाइट करना चाहते हैं तो ये छोटा सा स्लाइडर दिया हुआ है, इसको ऊपर या नीचे की तरफ मूव करें। पेंट आपको ना केवल कलर दिखा रहा है बल्कि उसकी कलर कोडिंग भी जनरेट करके बता रहा है। जैसे RGB में इसकी वैल्यू रेड में 231, ग्रीन में 53 और ब्लू में 22 है। कलर फाइनल होने के बाद मैं इसको ऐड टू कस्टम कलर में कर सकता हूं और फाइनली ओके करते ही मेरे पास वो कलर अवेलेबल हो जाएगा। पेंट ने स्वयं ही वो कलर जो सिलेक्टेड है वो इसमें फिल कर दिया है इमेज में। इस प्रकार से मैं इन कलर्स का प्रयोग कर सकता हूं। अब हम इमेज ग्रुप के अंतर्गत ऑप्शंस की जानकारी लेते हैं।
देखिए मेरे पास यहाँ पे एक इमेज दी गई है ड्राइंग एरिया में। अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ उसके लिए मेरे पास सिलेक्ट टूल अवेलेबल है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूँ और एक हल्का सा बॉर्डर मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा सिलेक्शन के दौरान। जैसे ही इसे मैं छोड़ता हूँ तो देखिए मेरे पास पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे इस टूल का प्रयोग करके मैं इस सिलेक्ट टूल से मैं काफ़ी सारे कार्य यहाँ कर सकता हूँ, जैसे कि इस पिक्चर को ऊपर या नीचे मूव करना। जब तक ये इस बॉक्स में है इसे आसानी से मूव किया जा सकता है। इसके अलावा इसे छोटा या बड़ा करने के लिए मैं माउस को यहाँ कॉर्नर पे रखूँगा और यदि मैं इसे नीचे की तरफ करूँगा तो पिक्चर छोटी हो जाएगी और जब पिक्चर बड़ी करूँगा तो पिक्चर बड़ी हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप पिक्चर छोटी करते हैं तो फ़र्क कम पड़ता है, परंतु यदि आप किसी ओरिजिनल साइज़ की पिक्चर को बड़ा करेंगे तो उसके पिक्सल्स डिस्टॉर्ट अर्थात ख़राब हो जाएंगे, जिससे फ़ोटो फटी फटी नज़र आएगी। इसलिए सिलेक्शन के दौरान ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप फ़ोटो कितना बड़ा करना चाहते हैं। सिलेक्शन हटाने के लिए आप बाहर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्शन हट जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और क्रॉप पे क्लिक करूँ तो देखिए केवल मेरे पास उस एरिया सेलेक्टेड इमेज ही अवेलेबल हो जाएगी, बाकी सारा इमेज डिलीट हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z का प्रयोग करके वापस अंडू कर सकता हूँ इसको। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास रिसाइज से रिलेटेड है। रिसाइज पे क्लिक करते ही आपके पास रिसाइज एंड स्क्यू का एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। यहाँ सबसे पहले रिसाइज का ऑप्शन है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्क्यू का ऑप्शन है। रिसाइज और स्क्यू का बॉक्स दो भागों में बटा हुआ है। रिसाइज ऊपर वाला सेक्शन है और स्क्यू नीचे वाला सेक्शन है। यदि मैं रिसाइज ऑप्शन पर जाकर मैं यहाँ रिसाइज सेक्शन में दो तरीके से चेंज कर सकता हूँ, बाय परसेंटेज या बाय पिक्सल। परसेंटेज का अर्थ है कि कितने परसेंट मैं उस पिक्चर को बड़ा या छोटा करना चाहता हूँ और किस तरफ से। दो ऑप्शन दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टल तरफ से छोटा कर सकता हूँ या बड़ा कर सकता हूँ पिक्चर को, या वर्टिकल तरफ से बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। मान लीजिए इस पिक्चर को मैं 120% करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल साइड से मैं 120 टाइप कर देता हूँ। अब यदि यहाँ ध्यान दे तो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो यहाँ क्लिक हो रखा है ऑप्शन। इसका अर्थ ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से बराबर ही ये पिक्चर को बड़ा या छोटा करेगा। मैं इसे ओके कर देता हूँ तो देखिए पिक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इस पिक्चर को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं, फिर से रिसाइज पे, और यहाँ से अब यदि यहाँ पे मैं मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक कर दूँ और अब की बार हॉरिजॉन्टल को मैं 50% कर दूँ और ओके कर दूँ तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। हॉरिजॉन्टल वाली साइड से पिक्चर छोटा हो गया है। इस प्रकार मैं रिसाइज कर सकता हूँ पिक्चर को रिसाइज बॉक्स का प्रयोग करते हुए। ये परसेंटेज आधारित चेंजेस थे, परंतु मैं पिक्सल आधारित भी चेंज कर सकता हूँ। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं किसी जॉब के लिए तो आपके पास कई बार पिक्सल्स में फ़ोटो की जानकारी मांगी जाती है। आप उस पिक्चर को इसके साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इतनी पिक्सल्स की रिक्वायरमेंट बताई गई है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल 50 और वर्टिकल 63। जैसे ही ओके करता हूँ मेरी जो पिक्चर है ये उस पिक्सल साइज़ की हो जाएगी। तो मैं पिक्सल साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ इस फोटो का। इस प्रकार मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर लेता हूँ। मैं दोबारा इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, रिसाइज पे दोबारा जाते हैं। अब आप नीचे की तरफ यदि देखें तो स्क्यू का ऑप्शन है। स्क्यू में आप अपनी पिक्चर को किसी डिग्री पर मोड़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरह से। जैसे यहाँ पे मैं 20 फिल कर देता हूँ तो हॉरिजॉन्टली 20 डिग्री ये जो पिक्चर है ये स्क्यू हो जाएगा। ये देखें, कंट्रोल Z करके फिर से वापस, फिर से रिसाइज। यदि मैं वर्टिकल स्क्यू करना चाहता हूँ 40 डिग्री तो 40 यहाँ मैं फिल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखें मेरा जो पिक्चर है वो 40 डिग्री के एंगल पे स्क्यू हो गया है। इस प्रकार मैं रिसाइज ऑप्शंस के फीचर्स का प्रयोग कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल Z करके फिर से पिक्चर को नॉर्मल ऑप्शन में वापस ले आता हूँ। इसी के साथ रोटेट का एक ऑप्शन है। रोटेट में आप अपनी पिक्चर को किसी भी एंगल पे जो यहाँ दिए गए हैं मोड़ सकते हैं आप। इसके लिए सबसे पहले मैं पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, रोटेट पे क्लिक करता हूँ। रोटेट 90 डिग्री पे क्लिक करते ही पिक्चर जो है 90 डिग्री वाले एंगल पे अवेलेबल हो जाएगी। परंतु यहीं पे 190 डिग्री पे लेफ़्ट में करूँगा तो मैं कुछ इस तरह से पिक्चर आ जाएगी। रोटेट 180 पे रिवर्स पिक्चर हो गई है। फ्लिप वर्टिकल में पिक्चर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चेंज होती है, जबकि हॉरिजॉन्टली आप देखें तो लेफ़्ट और राइट में उस पिक्चर का बदलाव दिखाई देता है।
तो इस प्रकार रोटेट और फ्लिप ऑप्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं और अपनी पिक्चर को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम पेंट के सबसे इंपॉर्टेंट टूल अर्थात सेलेक्ट टूल की जानकारी लेते हैं विस्तृत रूप में। यदि आप सेलेक्ट को ऊपर से सेलेक्ट करें तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में सेलेक्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ किसी पिक्चर को। सेलेक्ट करने के पश्चात आप आसानी से इस पिक्चर को कट कर सकते हैं अर्थात यहाँ से हटा सकते हैं। इसके लिए माउस बीच में रखें और देखें मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इस पिक्चर को जो एरिया सेलेक्टेड है उसको मैं वापस रख देता हूँ इस पिक्चर को यहाँ पे, या मैं कंट्रोल Z भी कर सकता हूँ ताकि पिक्चर अपनी जगह पे वापस आ जाए। सेलेक्ट के यदि नीचे वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आइए इनकी जानकारी लेते हैं। अब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को हमने अभी देखा, वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन पे आप माउस को अपनी मर्जी से हाथ से घुमाएं, एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अब माउस से आप जब मूव करेंगे तो देखिए जो एरिया आपने सेलेक्ट किया था वो मूव करना शुरू हो गया है। फ्री फॉर्म में फ़ायदा ये है कि आप अपने हाथ से आसानी से जो भी चाहे एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे मूव कर सकते हैं, या उस पर कोई कमांड चलाना चाहे तो चला सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल Z करके फिर से वापस ले आता हूँ। उसके अतिरिक्त नीचे हमारे पास सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। यदि मैं सेलेक्ट ऑल करूँ, यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो शीट के चारों तरफ एक बॉर्डर अवेलेबल हो गया है जो आपके पास यहाँ डॉटेड बॉर्डर के रूप में दिखाया जा रहा है, अर्थात पूरा का पूरा जो ड्राइंग शीट है वो सिलेक्ट हो गया है। यदि मैं अब सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन प्रेस करूं तो ये सारा एरिया जो सिलेक्टेड है वो पूरा का पूरा इमेज डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं डिलीट प्रेस करता हूं, देखिए इस प्रकार आप इसका प्रयोग करके पूरे पेज को साफ भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करके फिर से वापस आ जाता हूं। यहाँ पे सेलेक्ट में नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे है वो है इन्वर्ट सिलेक्शन। मान लीजिए मैंने थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट किया है परंतु अब मैं इस एरिया को पूरे पेज तक फैलाना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं इन्वर्ट सिलेक्शन क्लिक करूँगा। देखिए पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया है पेज का। इसी प्रकार से आप डिलीट भी कर सकते हैं किसी चीज़ को यहाँ से क्लिक करके। मान लीजिए यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट बटन प्रेस कर देता हूँ। इमेज का वो हिस्सा डिलीट हो गया है जो सिलेक्शन में था। वापस लाने के लिए फिर से कंट्रोल Z का प्रयोग मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। मान लीजिए किसी चीज़ को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अगर मैं नीचे की तरफ लेके जाता हूँ तो पीछे का जो वाइट बैकग्राउंड का कलर है वो भी सामने दिखाई दे रहा है। यदि देखें तो येलो कलर पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जो वाइट कलर एक्स्ट्रा सिलेक्टेड है वो भी पिक्चर के साथ आ रहा है। ऐसे केस में मैं सेलेक्ट पर जाकर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को क्लिक करूँगा तो देखिए अब की बार जो सिलेक्शन हुआ है वो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया है। इसमें वाइट बैकग्राउंड या और किसी तरह का बैकग्राउंड पिक्चर के साथ नहीं आता। तो इसमें मुझे ये आसानी हो गई है कि मेरा जो वाइट कलर है वो इस पिक्चर के साथ नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पिक्चर को नीचे लाने की कोशिश करता हूँ तो केवल पिक्चर ही साथ में आ रही है, ना कि उसका वाइट बैकग्राउंड। तो इस तरह से मैं इस ऑप्शन को यहाँ से दोबारा ऑफ भी कर सकता हूँ, जिससे वाइट बैकग्राउंड भी साथ में वापस आ जाएगा। इस प्रकार हम सिलेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और सेलेक्ट करके काफ़ी सारी ऑप्शंस को या कमांड्स को चला सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है क्लिपबोर्ड ग्रुप के रूप में, जिसमें कट, कॉपी और पेस्ट 3 कमांड्स अवेलेबल हैं। कट कॉपी को प्रयोग करने से पहले हमें सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पे ये दोनों कमांड इस वक्त डिसेबल्ड हैं। मैं क्लिक भी करता हूँ तो किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता इन कमांड्स के साथ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेज को। यहाँ यदि मैं कट पे प्रेस करूँ, देखिए अब कट मेरे पास अनेबल हो गया है। माउस ले जाते ही यहाँ पे शॉर्टकट की जानकारी भी आपकी स्क्रीन पे है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है Ctrl+X को दबाने से वही काम होगा जो कट को प्रेस करने से होगा। अब मैं यहाँ कट को क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से जो इमेज सेलेक्टेड थी वो कट हो गई है। मैं अगर पेस्ट पे दोबारा क्लिक करूँ तो वो इमेज यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। इस तरह से इमेज को मैं एक जगह से मूव कर सकता हूँ दूसरी जगह पे कट का प्रयोग करते हुए। अगर मैं इमेज को वापस उसी जगह रखना चाहता हूँ तो कंट्रोल Z का प्रयोग कर सकता हूँ। इसके अलावा आप ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू का बटन भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 बार अंडू का प्रयोग करने पर देखिए वापस इमेज वहीं पे आ गई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि फिर से आगे जाना है मुझे, तो मैं रीडू का फिर से प्रयोग यहाँ पे कर सकता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैं इनका प्रयोग कर सकता हूँ। आइए अब बात करते हैं कॉपी की। सबसे पहले सिलेक्ट कर लें आप किसी इमेज को, कॉपी पे क्लिक करें और पेस्ट पे क्लिक करें। देखिए आपके पास इमेज पेस्ट हो गई है।
अब जितनी बार आप पेस्ट पे क्लिक करते चले जाएंगे उतनी बार ये इमेज आपके पास अवेलेबल होती चली जाएगी। इस प्रकार आप कट और कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्ट के साथ।